देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है सेम मटेरियल के, एक की लेंथ है L, दूसरे की लेंथ है 2L और एक का रेडिया है 2R और दूसरा का है R। इन दोनों को हम स्ट्रेच कर रहे हैं सेम टेंशन के साथ और दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं अपने फंडामेंटल नोट्स में। जिसकी लेंथ L है उसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, जिसकी और जो दूसरी वाली है लेंथ 2L वाले की फ्रीक्वेंसी ν2 है। हमें ν1 अपॉन ν2 मतलब ν1 बाय ν2 का रेशियो निकालना है। तो एक कौन सी वायर है, एक वायर है L लेंथ की और 2R इसका रेडियस है। दूसरी क्या है 2L लेंथ की और R इसका रेडियस है। ठीक है, इसकी है हमारी फ्रीक्वेंसी ν1 और इसकी क्या है ν2। तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, न्यू होता है हमारा 1 अपॉन 2L अंडर रूट T बाय म्यू। ठीक है, जहाँ T क्या है टेंशन है और म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब ये हो गया मेरा m बाय L। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए देखती हूँ, अपनी फर्स्ट वायर के लिए। उसके लिए मेरा न्यू क्या होगा, न्यू होगा मेरा ν1। ठीक है, ये होगा 1 अपॉन लेंथ क्या है L है, तो यानी 1 अपॉन 2L अंडर रूट टेंशन को मैं T बोल रही हूँ, टेंशन सेम है दोनों की तो T ही, और मास पर यूनिट लेंथ को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास क्या होगा, देखो मास होगा मेरा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है A इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मी हो जाएगा अपॉन L, यानी हो जाएगा रो इंटू एरिया। तो रो मेरा ये आ गया और एरिया क्या हो जाएगा इस केस के लिए, एरिया हो जाएगा मेरा पाई R स्क्वायर। तो पाई ये हो गया और R क्या है 2R है, तो 2R का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4R स्क्वायर यानी 4 पाई R स्क्वायर। ये मेरा ν1 आ गया। अब मैं सेकंड केस के लिए लूँ ν2, तो वहाँ क्या होगा, लेंथ है उस केस में 2L यानी 1 अपॉन 2 इंटू 2L क्या होगा 1 अपॉन 4L हो जाएगा। अंडर रूट टेंशन T सेम ही है और म्यू इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी रो इंटू एरिया आ जाएगा। अब इस केस में रेडियस क्या है मेरा R है, तो रो इंटू पाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मेरा आ गया µ2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल तरीके से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं, µ1 अपॉन µ2 करते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4L अंडर रूट T अपॉन रो इंटू पाई R स्क्वायर। तो अब इसमें क्या देखो, टेंशन कैंसिल हो जाएगी हमारी, L कैंसिल हो जाएगा, रो पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा, इससे बचेगा मेरा 1 अपॉन 2 रूट 4 और इधर से क्या बचेगा 1 अपॉन 4 ये बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 अपॉन 4 यानी 1। तो ν1 रेशियो ν2 आ गया मेरा 1:1। ये कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा है D। तो मैं D ऑप्शन जो है वो सही है, ν1 अपॉन ν2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और डी ऑप्शन इज करेक्ट मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ से मैं टिक कर देती हूँ कि डी ऑप्शन सही है और बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। ओके, हो गया ये। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पीस ऑफ मेटल फ्लोट्स ऑन मरकरी। कोई मेटल का पीस है जो कि मरकरी पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मेटल एंड मरकरी आर। वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है मरकरी के लिए और मेटल के लिए दे रखा है γ1 एंड γ2 रेस्पेक्टिवली। इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ मरकरी एंड मेटल आर इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल्टा टी। अगर मरकरी और मेटल दोनों का टेम्परेचर हम लोग डेल्टा टी अमाउंट से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो पूछा है उसने कि व्हाट इज द वॉल्यूम, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मेटल सबमर्ज इन मरकरी चेंजेस बाय। जो वॉल्यूम उसका सबमर्ज है मेटल का किसमें, मरकरी में, वो कितना चेंज होगा। ओके, तो फ्रैक्शनल चेंज हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो मेटल क्या हो रहा है, कितना और मतलब जो हमारा मरकरी का है उसमें कितना और क्या हो रहा है, सबमर्ज हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा कंटेनर हो गया, इसमें हमारी ये मरकरी रखी हुई है और उसमें कोई ये मेटल है। ओके,
तो दोनों क्या होंगे, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक दोनों दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है, और वेट इसका डाउनवर्ड लगेगा mg, वो बैलेंस होगा किससे, बॉयंसी फोर्स से। ओके, तो मास तो यहाँ गिवन नहीं है तो हम वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो स्मॉल वी कंसीडर कर लेते हैं किसके लिए, हमारा जो मतलब ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि सॉरी कैपिटल वी मान लेते हैं, ठीक है। और जो ब्लॉक हमारा मतलब जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है इसको इसका वॉल्यूम कैपिटल वी मान लिया हमने, और ये जो सबमर्ज है उसका स्मॉल वी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी एम इंटू जी, ये डेंसिटी ऑफ मेटल है, v उसका कैपिटल वॉल्यूम है, ये क्या होगा स्मॉल v इंटू डी ऑफ एच जी इंटू जी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम अगर क्या करें, ये वैल्यू कैलकुलेट करें स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी डी एम अपॉन डी एच जी। ओके, और इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है K1 के इक्वल है, ठीक है, से ये K1 के इक्वल है। ओके, अब क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हाँ यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई डेल्टा टी। ओके, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं डेल्टा टी से तो सारे रिलेशन सेम रहेंगे, बस क्या होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ओके, तो मतलब उसको हम हाइफन से दिखा देंगे ताकि वो क्या हो, थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो स्मॉल वी डैश अपॉन कैपिटल वी डैश, ओके, डी एम डैश अपॉन डी एच जी डैश, ये हो गया। और इसको मैंने मान ली कि ये किसके इक्वल है, K2 के इक्वल है से। ओके, ये रिलेशन। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आए हैं इसको मैंने माना कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इसको माना ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके लिख लेते हैं क्या, K1 अपॉन K2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो K1 अपॉन K2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो K1 और K2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास D डैश M, ओके सर K2 अपॉन K1 निकालते हैं, नॉट K1 अपॉन K2 अपॉन K1। तो K2 ये हमारा K2 है, DM डैश ऊपर हो जाएगा, इनटू अपॉन में ये वाला जो टर्म है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एच जी अपॉन में डी एम इंटू डी एच जी डैश, ये हो जाएगा। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ आप क्या करते हैं कि इनको इनके टर्म में लिखते हैं, डी डैश जैसे हमारे पास डी एच जी है तो डी डैश एच जी के टर्म में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी डैश एम इंटू डी डैश एच जी 1 प्लस गामा 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इसी तरह मैं डी एम को भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी डैश एम 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी इंटू डी डैश एच जी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, K2 अपॉन K1 की, K2 अपॉन K1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी टू द पावर -1। ओके, इस पावर को मैंने ऊपर लाया तो ये नेगेटिव हो गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी 1 माइनस गामा 1 डेल्टा टी। ओके, तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का आपस में। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। ओके, और गामा 1 इंटू गामा 2 वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है, इनके पावर खुद क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, 10 टू द पावर 5 के रेंज के होते हैं, और जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, तो उसको क्या किया जाता है, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि K1 और K2 की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट है हमारा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि अगर
गामा 2 माइनस गामा 1 जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अगर K2 इफ K2 ग्रेटर देन हो जाए K1 से, ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 1 से बड़ी हो जाएगी, ओके, वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अदरवाइज ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम कंडीशन लेते हैं कि हमारा जो गामा 2 है ये ग्रेटर देन है गामा 1 से, और K2 ग्रेटर है K1 से, ओके, ताकि वैल्यू हमारी क्या बनी रहे, पॉजिटिव बनी रहे। तो यहाँ से लिख सकते हैं K2 अपॉन K1, और इस 1 को उधर भेज देंगे, -1 इक्वल्स टू गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी, ओके। तो ये हमारा जो टर्म है K2 माइनस K1 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम के, ओके। और इसकी वैल्यू ही हमें क्या फाइंड करनी थी, इसी की वैल्यू। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, गामा 2 माइनस गामा 1 के इक्वल आ गई, ओके। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Hello students, today our question is water in closed tube. See figure is heated with one arm vertically placed above a lamp, and water will begin to circulate along the tube in counterclockwise direction. So we have to, this is true or false, we have to find. So here is the he is heated here A and B. So the for the clockwise direction it should move from A to B. So we check this statement is given is correct or not. So the solution of this question is, when water is heated at end A, so the density decreases. So the density decreases and the water moves upward. So if we heat this, so water will flow in this direction, from this to upward, and from this and this direction. So this and this here. So this is in compensated by the water movement is in the movement of water from B to A is in clockwise direction, as in the diagram we have seen this. Water will goes upward as the density decreases, so this will move in this direction, and this is the correct flow of the water flow direction from B to A, not A to B. So we can say that not A to B, it is not. So we can write here, it is not in clockwise direction. This is clockwise here. It is not in clockwise direction. Here is from A to B. It is anti-clockwise direction in A to B. And we can say that direction of A to B, direction of flow of water from A to B is anti-clockwise. So from this we can say that statement given to us is false here. So this is false. Thank you.
ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक वर्टिकल यूट्यूब है जिसमें एक लिक्विड का जिसमें लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन क्या है, कैपिटल टी है। हम लोग को पूछ रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड इन द लिम्स, हम लोग को दिया गया है कि R1 एंड R2 है। ओके, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड्स इन द लिम्स आर R1 एंड R2। तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि डिफरेंस इन द लिक्विड कॉलम, ये जो लिक्विड कॉलम का हाइट का डिफरेंस क्या क्या होगा दोनों लिम्स में, ये हम लोग को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं तो ये मेरा डायग्राम है। ओके, ये है हम लोग इधर एक यूट्यूब रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक यू शेप्ड ट्यूब है यूट्यूब। ओके, कूल। इधर हम लोग को इधर अगर हाइट h है, इधर अगर हाइट h है, इधर अगर h1 है, इधर का हाइट h1 है और इधर का हाइट h2 है, इधर का रेडियस ऑफ द मेनिस्कस R2 है, इधर का रेडियस ऑफ द मेनिस्कस R1 है। तो हम लोग को बोल सकते हैं कि अगर मैं ये लेवल का एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये लेवल का एक पॉइंट अगर मैं लूँगा, इधर एक पॉइंट लिया मैं, दिस पॉइंट इज C। ओके, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इधर इतना हाइट तक पानी क्यों हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स के वजह से प्रेशर इतना हुआ है। इधर मैं अगर एक पॉइंट ए लेता हूँ, इधर मैं अगर एक पॉइंट बी लेता हूँ, वी नो दैट PA इज इक्वल टू PA इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 माइनस 2T डिवाइडेड बाई R1 है, एंड PB इज इक्वल टू मेरे को बोल सकते हैं कि P0 माइनस 2T डिवाइडेड बाई R2 है। देर इज एन एक्सेस प्रेशर हियर, देर इज एन एक्सेस प्रेशर हियर। ओके, देयरफॉर PA इज इक्वल टू P0 माइनस 2T डिवाइड बाई R1, PB इज इक्वल टू P0 माइनस 2T डिवाइड बाई R2। वी नो दैट ये जो चेंज इन प्रेशर के वजह से इधर क्या हुआ है, डिक्रीज इन प्रेशर के वजह से इधर एक हाइट वाटर कॉलम रेस हुआ है। देयरफॉर वी नो दैट PA इज इक्वल टू P0 minus 2T divided by R1 is equal to H1 into rho g. Similarly, P0 minus 2T divided by R2 is equal to H2 into rho g. अगर ये दोनों हम लोग माइनस कर रहे हैं तो P0 माइनस 2T डिवाइडेड बाई R1, 2T डिवाइड बाई R1 माइनस P0 माइनस 2T डिवाइडेड बाई R2, इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू मिलता है कि H1 इंटू रो जी माइनस H2 इंटू रो जी। अगर हाइट डिफरेंस हम लोग को कैलकुलेट करने हैं, वो हम लोग अगर H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H इंटू रो इंटू जी, वर H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ओके, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ P0 कैंसिल हो जाएगा, P0 कैंसिल हो गया, और माइनस 2T डिवाइड बाई R माइनस 2T डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R2 माइनस 2T डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू G। ओके, देयरफॉर इधर अगर H कैलकुलेट करना है तो H इज इक्वल टू 2T में बाहर ले रहा हूँ इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 डिवाइडेड बाई रो जी, 2T ओके डिवाइडेड बाई रो जी। ऑन कैलकुलेटिंग दिस इट इज इक्वल टू 2T इंटू R1 minus R2, 2T into R1 minus R2 divided by R1 R2 into rho into G. ओके, रो इंटू जी होएगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स। 2T इंटू R1 माइनस R2 डिवाइड बाई रो जी इंटू R1 R2। कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में हम लोग का आंसर है। देयरफॉर दिस इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई बॉल है जिसकी डेंसिटी D है, इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस। ओके, ये हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस पे क्या हो रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो इट बाउंस इलास्टिकली फ्रॉम द सरफेस एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो कह रहा है कि ये क्या करती है, इलास्टिकली क्या करती है, टकराती है ऊपर ओरिजिनल पोजीशन, हाँ ये बाउंस करती है, फिर क्या होती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है इन टाइम T1। ओके, नेक्स्ट द बॉल इज रिलीज एंड इट फॉल। कह रहे कि नेक्स्ट क्या करें कि अब बॉल को रिलीज कर रहे हैं और ये फॉल करिए सेम हाइट से बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी DL। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया कि सरफेस को चेंज करके वहाँ पे क्या कर दिया गया, लिक्विड कर दिया गया है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी क्या है, DL है। अब उसने बोल रखा है कि इफ़ D लेस देन DL, अगर हमारे जो बॉल की डेंसिटी वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ D, T1 एंड DL फॉर टाइम T2।
ओके, हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और साथ ही में उसने बोल रखा है कि द बॉल टेक्स टू कम बैक द ओरिजिनल पोजीशन। हाँ, तो ये t2 टाइम क्या है, इसके मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आने का टाइम है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ओके, अब कह रहा है कि ये जो मोशन यहाँ पे हो रहा है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा? इफ़ d इक्वल्स टू डी एल, अगर d इक्वल्स टू डी एल होगा तो हाउ डज द स्पीड ऑफ द बॉल डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ, तो वो क्या करेगी, मतलब d इक्वल टू डी एल हो जाएगा, तो जो बॉल की डेप्थ होगी, जितनी डेप्थ तक वो जाएगी, वो कैसे चेंज करेगा या कैसे डिपेंड करेगा स्पीड पे, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही में उसने बोला कि नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शनल एंड अदर डिस्पेटिव फोर्सेस, कोई भी अदर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करना है। एज्यूम द डेप्थ ऑफ द लिक्विड टू बी लार्ज, और लिक्विड की जो डेप्थ है काफ़ी लार्ज है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है कि जो हमारी बॉल है वो क्या कर रही है, ड्रॉप हो रही है। ठीक है, ये हमारी सरफेस ऑफ क्या हो गई, लिक्विड हो गई, और इस साइड से हमारी बॉल क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा u क्या होगा, 0 होगा, और इस पॉइंट पे हमने v मान लिया कि v इक्वल्स टू v है। ओके, तो उसने बोल रखा है कि ये क्या कर रही है, इनिशियल केस में उसने बोल रखा है कि ये जाती है, टकराती है, फिर वापस उसी हाइट में आती है, और कितना टाइम लगता है उसको, t1 लगता है। तो इन दैट केस यहाँ t1 क्या होगा, सॉरी v जो होगा ये क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस a t। ओके, गिवन दैट, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि t इक्वल्स टू क्या है, t1/2 है। ओके, और यहाँ से हम तब लिख सकते हैं कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u तो 0 है, 0 प्लस g इंटू t1/2। तो अगर यहाँ से टाइम हम t1 निकालें तो t1 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, ये 2v/g आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी t1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब t1 की वैल्यू आ गई, अब हम बात करते हैं कि जो लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी बॉल है, और ये क्या हो रही है कि कुछ हाइट तक लिक्विड में जा रही है, और जाने के बाद क्या हो रही है, रेस्ट में आ जा रही है। तो इनिशियल v वेलोसिटी से वो आ रही है। ओके, लिक्विड के अंदर वो v वेलोसिटी से आ रही है, और इस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिलरेशन इसका हो रहा है, रिटार्डिंग एसिलरेशन है इसका। ओके, तो अब इसको क्या हो रहा है कि रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, हम एज्यूम करें कि t टाइम लग रहा है। लेट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट बॉल, ओके, लेट बॉल टेक्स t टाइम टू कम इन रेस्ट। ओके, रेस्ट में आने के लिए उसको क्या लग रहा है, t टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी ये क्या होगी, तो ये t की जो वैल्यू होगी हमारे पास, तो तो v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेम इक्वेशन यूज करेंगे, इसे मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट हमारा ये रिलेशन आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइम का रिलेशन आया है। अब हम जब बॉल लिक्विड के अंदर ट्रेवल करे उसके लिए टाइम का रिलेशन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, तो यहाँ पे हमारा a क्या है, -a के इक्वल है, u क्या है, v के इक्वल है, और v क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू v माइनस a इंटू टी। तो t की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू आ जाएगा v अपॉन a। ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो जब बॉल क्या है, इनसाइड लिक्विड है, व्हेन बॉल इज इनसाइड द लिक्विड। ओके, जब वो लिक्विड के इनसाइड है तो उसके ऊपर उसका वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब थ्रस्ट क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे मतलब फिर भी उसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ए क्या होगा, एफ नेट अपॉन एम। ओके, तो बॉल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, उसने बोल रखा है कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, v वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू, हाँ ये क्या हो गया, उसका मास हो गया, और इंटू g माइनस v dm, ये बॉल का मास हो गया, इसको d सिंपली d ही रहने देते हैं। ठीक है, ये d रहने देते हैं, इंटू g। ओके, अपॉन में क्या हो गया, m मास ऑफ बॉल। तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा, v dl इंटू जी, v d इंटू जी अपॉन मास ऑफ बॉल को क्या मैं लिख सकता हूँ, v इंटू डी।
ओके। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, v क्या होगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और g को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो dl माइनस डी, ये क्या आ जाएगा, dl माइनस डी g अपॉन डी। ये हमारा क्या आ गया, एसिलरेशन की वैल्यू आ गया। अब इस एसिलरेशन की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इस टाइम वाले रिलेशन में यूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो टाइम का रिलेशन है, इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ a इन अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v इंटू डी अपॉन डी एल माइनस डी इंटू जी। ये वैल्यू आ गई टाइम की। अब हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम, बॉल को ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए उसको, तो नाउ टोटल टाइम, टोटल जो टाइम होगा उसको मैं मान लेता हूँ कि वो बोला है कि वो क्या है, t2 है। तो t2 इक्वल्स टू क्या होगा, t1 प्लस, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t। 2t क्यों, तो बॉल हमारी क्या हो रही है, ये हाइट पूरी कवर कर रही है, फिर वापस क्या हो रही है, सरफेस पे जा रही है। तो जब ये वापस सरफेस पे जा रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 2t लगेगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो t1 प्लस 2 इंटू टी, वी डी अपॉन डी एल माइनस डी इंटू जी। ओके, अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा v है, ये हमने इस इक्वेशन में कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास v और t1 का। तो यहाँ से क्या करते हैं, v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी t1 प्लस 2 इंटू डी अपॉन डी एल माइनस डी इंटू जी, और यहाँ से क्या आएगा, t1 g अपॉन 2। तो यहाँ से क्या किया जा सकता है, g से g क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम t1 अगर बाहर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन डी एल माइनस डी। ओके, तो t2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, t2 इक्वल्स टू आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो d से d क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा dl इंटू t1 अपॉन डी एल माइनस डी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, टाइम की। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल टाइम है जो उसने कहा था कि ये डिस्कस करना था। ये फर्स्ट केस का हमारे पास आंसर आ गया। अब उसने बोला है कि क्या ये मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। सेकेंड केस में हमसे क्या पूछा है कि क्या ये मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो सेकेंड केस के लिए हम आंसर दे सकते हैं यहाँ पे कि सिंस यहाँ का जो रिटार्डेशन फोर्स है, सिंस रिटार्डेशन फोर्स इज नॉट proportional to displacement। ओके, ये जो हमारा रिटार्डेशन फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। सो देयरफॉर हमारा जो मोशन होगा, देयरफॉर मोशन इज नॉट एसएचएम, हमारी जो मोशन होगी वो एसएचएम नहीं होगी। ठीक है, थर्ड केस में उसने क्या बोला है, थर्ड केस ने उसे हमसे बोल रखा है कि अगर हमारा जो डेंसिटी है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, d इक्वल टू डी एल हो जाए। ओके, तो अगर डेंसिटी सेम हो जाएगी तो d इक्वल्स टू डी एल अगर हो जाएगा तो हमारा मतलब जो एसिलरेशन है, वो जो रिटार्डेशन हो रहा है लिक्विड में आने पर, a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बॉल क्या होगी, बॉल विल मूव विथ constant velocity inside liquid। ओके, जो लिक्विड है उसके अंदर जो बॉल होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंटली मूव करेगी, क्योंकि कोई विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो वो क्या होगी, कॉन्स्टेंटली मूव करेगी। उसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना होगा, अनदर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो यहाँ पे ये इसका रीजन होगा। ओके, Hi, the question is two identical cylindrical vessel with their bases at the same level each contain a liquid of density rho. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரெண்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் வெசல் இருக்குது. ஓகேவா, சிலிண்ட்ரிக்கல் வெசல் இருக்குது. தென் வந்துட்டு அதோட பேசஸ் எப்படி இருக்குதான், சேமா இருக்குதான். ஓகேவா, பேசஸ் வந்துட்டு சேமா இருக்குதான். தென் வந்துட்டு ஈச் கண்டெய்ன், அதோட அந்த லிக்யூடோட, அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் வெசல்ல இருக்கக்கூடிய லிக்யூடோட டென்சிட்டி வந்துட்டு என்னது, ரோ. ஓகேவா, த ஹைட் ஆஃப் தி லிக்யூட் இஸ் இன் ஒன் வெசல் இஸ், அந்த வெசல்ல ஒரு வெசல்ல உள்ள லிக்யூடோட ஹைட் வந்துட்டு h1 அண்ட் தி அனதர் ஒன்னோட ஹைட் வந்துட்டு என்னது,
H2 ஓகேவா. the area of either basis ரெண்டோட பேஸோட ஏரியா என்னது A. then what is the work done by gravity is equalizing the levels when the two vessels are connected. ரெண்டு வெசல்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதோட ஈக்குவலைஸ்டு லெவல் கிராவிட்டி ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஆன்சர் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா let us assume that the ஹைட்டை வந்துட்டு எப்படி எடுக்கிறோம், ஹைட்டை ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுறோம். ஓகேவா, அசியூம் பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் அசம்ஷன் தான். தென் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஹைட் இருக்குது இல்லை, ரெண்டு வெசல்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ் h1 + h2 டிவைடட் பை 2. ஓகேவா. தென் ஹென்ஸ் டிக்ரீஸ் இன் ஹைட் இன் வெசல் ஆஃப் ஹைட் ஹெச்சோடவும் அதோட ஹைட் வந்துட்டு அந்த வெசலோட அந்த ஹைட் வந்துட்டு என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா, டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன வரும், டெல்டா ஹெச். டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு h1 மைனஸ் என்ன வரும், h1 + h2 divided by 2. ஓகேவா, that is equal to h1 minus h2 divided by 2. ஓகேவா. தென் என்ன அடுத்தது என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம், மாஸ். ஓகே, மாஸ் ஆஃப் liquid would be எப்படி இருக்குது, mass of liquid would be equal to m is equal to h1 minus h2 divided by 2 into rho A. ஓகேவா. then thus we can find the work done. அப்போ நம்ம இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், work done. ஓகேவா. so work done W is equal to mg delta H is equal to h1 minus h2 divided by 2 into rho A into h1 minus h2 divided by 2, that is equal to h1 minus h2 divided by 2 the whole square. So the whole square into G rho A. Okay, this is the answer. Okay, thank you.